कल की क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स इक्विलिब्रियम वाला पार्ट पढ़े थे। बट वो वीडियो कल रात से अपलोडिंग में लगा है और फाइनली अभी जाके ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद वो अपलोड हुआ है। पता नहीं क्यों, मैंने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। तो आगे हम लोग पहले कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डे तुम्हारा टेस्ट हुआ था उसका इस वीडियो में जो तुम लोगों ने ग्रुप में डाउट डाले थे अपन पहले उससे बातचीत कर लेंगे। वीडियो के एंडिंग में न्यूमेरिकल्स की कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो ये एक तरीके से न्यूमेरिकल डिस्कशन सेशन है। बट उससे पहले जो हमारी पुरानी क्लास हुई थी उस पुरानी क्लास में मैंने तुम लोगों को वीडियो में ली चार्टिलियस प्रिंसिपल के टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए दिए गए थे। आज का वैसे तुम्हारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने को दिए जा रहे हैं वो ये है, मात्र 4 सवाल, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ इक्विलिब्रियम। बस बात खत्म। ये 4 सवाल आपको बनाने जो सीखा है कल उसके हिसाब से। फिलहाल जो ली चार्टिलिस के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया था उन क्वेश्चंस को पहले मैं आंसर बता देती हूँ, डिस्कस मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उसमें तुम जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे बताओगे कि ये वाला आंसर मैच नहीं कर रहा या फिर इसमें डाउट है, हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट में जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। किसी को भी आंसर से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, डाउट है, तो वो फिर मैसेज करोगे। पूरा डिस्कशन करने जाती हूँ तो यहाँ 15-20 मिनट लग जाता है फालतू के, और उसमें भी ऐसा होता है कि तुम में से बहुत सारे आलसी खोर लोग कुछ करते नहीं है, जो करते हैं उन लोगों को इस चीज़ की नीड होती नहीं है क्योंकि उन लोगों को चीज़ें बन जाती हैं। सो देयरफॉर, ठीक है। अच्छा, 6th वाला क्वेश्चन गायब दिख रहा है, चलो जान दो, जो है सो है। इसका 4th है, इसका वाला 3rd है। जो आंसर की मेरे पास है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़े, ठीक है। 9 वाले का 1 दिया हुआ है, 10 वाले का 3 दिया हुआ है और 11 वाले का 4 दिया हुआ है, ठीक है। बस खत्म। तो टैली कर लेना कि तुम लोगों के आंसर मैच हुए कि नहीं हुए, और वैसे तो हो जाने चाहिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बट इन केस अगर ये चीज़ मैच नहीं हुई होगी तो फिर जो चीज़ मैच नहीं हुई है उसे प्रिसाइसली बताना कि क्या मैच नहीं हुआ है और उसमें तुम्हारा क्या कहना है कि क्यों मैच नहीं कर रहा है, क्या गड़बड़ लग रही है, ऑप्शन संबंधित बातचीत। फिर अपन फिर उसमें आगे मूव करेंगे। तो पहले आज के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तुम देख लो, प्यारे प्यारे से हैं दिखने में, उनकी लैंग्वेजेस आपको गंदी दिखेंगी बट है बहुत ही सुंदर सुशील न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखना, काम करते वक्त आप ऐसा अज्यूम करके कतई ना बैठें कि सवाल आपके एक ही पैटर्न से सॉल्व होने वाले रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आपके सवालों में जो उसका पैटर्न है वो वेरी कर सकता है। हो सकता है आपने जो तरीका सीखा हो उस तरीके से थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीका यूज़ करते हुए उस सवाल को अटेम्प्ट करने की नीड पड़ जाए। सवाल तुम्हारे सामने है, उसको तुम लोग ऑलरेडी रीड कर लेना, वीडियो पॉज करके हम लोग आगे सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो एक रिएक्शन दी हुई है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस रिएक्शन। इस वर्ल्ड फेमस रिएक्शन से पहले तो जो चीज़ मैं पता लगा सकती हूँ वो मैंने लिख ली, भले ही काम की हो या ना हो। डेल्टा एन जी यहाँ पे आ रहा है मेरा 1, अच्छी बात है। और इस रिएक्शन का मुझको केसी दिया हुआ है 930, अच्छा। टेम्परेचर दिया हुआ है 252 डिग्री सेल्सियस, बाद में देखेंगे। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 2 लीटर, और उसके बाद Cl2 की जो कंसंट्रेशन है, ये Cl2 की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.15 इतनी, बराबर, ठीक है। अब इसमें आपको पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ PCl5 मस्ट बी एडेड। यानी कि देखो, अभी तक तुम्हें जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम जब तुम चेक करवाते हो उस वक्त जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें क्या होता है, पहली बार इक्विलिब्रियम बनता है, फिर एक और बार इक्विलिब्रियम बनता है, याद आ रहा है वो, पहली बार इक्विलिब्रियम बनाते हैं फिर एक और बार इक्विलिब्रियम बनाते हैं, जिसमें बहुत गड़बड़ियाँ हो रही हैं तुम लोगों से। तो ऐसा यहाँ पे 2 इक्विलिब्रियम वाला कोई केस आपको लग रहा है क्या पढ़कर कि पहली बार इतने इतने मोल्स थे तो ये इक्विलिब्रियम था, अभी आपने और कितने मोल्स डालोगे PCl5 के ताकि फिर से एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए? क्या उस प्रकार का ये सवाल दिख भी रहा है क्या? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिंगल इक्विलिब्रियम वाला सादा सिंपल सुशील सवाल है, ज़्यादा घिनौनी हरकतें नहीं कर रहा है आपके साथ। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको हाउ मेनी मोल्स ऑफ PCl5, PCl5 का मतलब रिएक्टेंट,
तो आपको रिएक्टेंट के आप कितने मोल्स लोगे शुरुआत में, ताकि इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते आपके पास Cl2 की कंसंट्रेशन 0.15 मोलर बचे। ये उसकी कहने का तात्पर्य है, यानी कि वो आपसे इनिशियल मोल्स कितने लेने हैं इसके बारे में बात कर रहा है। अब मैंने इनिशियल मोल्स को ए ही क्यों लिया है, ये तुम में से सभी को पता है जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लास की है, क्योंकि वो मेरा एक हैबिट सी है कि इनिशियल मोल्स को ए मान लो। तुम चाहो तो कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो। ये रिएक्शन दी हुई है तुम्हारे पास, ठीक है। तो जब रिएक्शन जस्ट शुरू हुई तब अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के देखना दो तरीके। अब जो दूसरा तरीका है वो एक इंसान के दिमाग में इंस्टेंटली हिट नहीं करता, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद या ध्यान रखना पड़ता है उस तरीके को, तब वो हिट करता है। तो मैं एक नॉर्मल रूटीन तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता देती हूँ, और एक छोटा सा मतलब पार्ट भी बता दूंगी, जिससे क्वेश्चन आई थिंक इससे भी आधे टाइम में सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो PCl5 इनिशियली, दैट इज जब रिएक्शन शुरू हुई थी एट T=0 वाली सिचुएशन पे, आपको A मोल्स दिए थे, PCl3 और Cl2 उस वक्त 0 था, ठीक है। अब तुम पहुंच गए इक्विलिब्रियम तक। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते PCl5 में से कुछ तो कम हुआ होगा, PCl3 में कुछ आया होगा और Cl2 में कुछ आया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट मोल्स। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम्हें Cl2 की कंसंट्रेशन दी हुई है, क्या यहाँ से तुम Cl2 के मोल्स निकाल सकते हो? तो ऑब्वियसली Cl2 के मोल्स यहाँ से आ जाएंगे 0.3। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे किसी का पेट दुखना चाहिए, बिकॉज मोलैरिटी इज मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, सो मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम विल बी मोल्स। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये पूरे के पूरे इक्विलिब्रियम पे मेरे पास Cl2 के कितने मोल्स हैं? 0.3। अब ये जो इक्वेशन आपने लिखी है, इस इक्वेशन को देखकर आपको नहीं लगता कि इक्विलिब्रियम पे आपके पास Cl2 के x मोल्स हैं, और कंडीशन नंबर 1 कहती है कि इक्विलिब्रियम पे Cl2 के 0.3 मोल्स होने चाहिए। सो क्या मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि फ्रॉम 1 and 2 x की वैल्यू जो है वो मेरे हाथों में 0.3 है, बराबर। मेरे पास x की वैल्यू कितनी है? 0.3 है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे मुझको ये तो पता चल गया कि इक्विलिब्रियम पर ये A-0.3 है, ये 0.3 है, और ये वाली चीज़ भी 0.3 है। अब इस क्वेश्चन का Kc दिया हुआ है 930। तो Kc होता क्या है इस क्वेश्चन में? Kc क्या होगा बताओ? आपके पास, हम लोग मोल्स के टर्म्स में निकालें कि वॉल्यूम के टर्म्स में निकालें, तुम्हारी मर्जी, जिसके टर्म्स में निकालना है निकालो। Kc, अब लेकिन दिया तो Kc है ना, तो बेटर होगा कि कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालो। अच्छा, तो अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन की बातचीत करनी है, तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगी? उसको जो आपने निकाले हैं वो मोल्स हैं, उन मोल्स को आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर। अच्छा, तो वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर। तो ये आ गई आप लोगों के पास कंसंट्रेशन। खत्म बातचीत, ये कंसंट्रेशन। बोलो, अब यहाँ से अगर Kc का एक्सप्रेशन लिखना हो तो तुम्हें नहीं लगता ये हो जाएगा 0.3/2 और ये उसका होल स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा A-0.3 अपॉन में 2, बराबर। अच्छा, जो जो कैंसिल आउट होता है उसे कर लो। Kc की वैल्यू कितनी दी हुई है? 930, तो ये आ गया 930। यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 10 की पावर -1 का 10 की पावर -2। होप सो कि इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। अब एक 2 और एक 2 तो उड़ जाएगा, तो एक ही 2 बचेगा। अच्छा, और उस 2 के बाजू में ये A-0.3 आ गया। अब बेसिकली हमको A कैलकुलेट करना है ना, हमें A कैलकुलेट करना है। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। A 0.3, यहाँ पे 9/2 को मैंने 4.5 किया, फिर पॉइंट हटा के मैंने उसको 45 कर दिया। 45 करने के बाद 10 की पावर कितनी हो गई? -3, डिवाइड में 930 आ गया। अब देखो, या तो तुम इज्जत से 45 डिवाइड बाय 930 करो, ठीक है, इज्जत से या तो तुम 45 डिवाइड बाय 930 करो। अब ऐसे में मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं ये काम नहीं करती, ठीक है। अब चाहो तो तुम कर भी सकते हो, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत तेज है तो कर लो, मेरा क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे वाली चीज़ करने में। लेकिन इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये 10 की पावर -4 हो गया। 93 को मैंने राउंड ऑफ में अज्यूम कर लिया कि वो 90 यदि होता, अगर वो 90 होता तो 45 और आपका जो है 90 डिवाइड होके 1/2 आता, 1/2 यानी कि 0.5। अब क्योंकि वो 93 है, 90 से बड़ा नंबर है, मतलब आंसर 0.5 तो नहीं होगा, 0.5 से थोड़ा छोटा होगा,
तो थोड़ा छोटे में अंदाजा टोली मार लेते हैं, 0.494847 जो अज्यूम करना है कर लो। तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन की। तुम्हें अगर अंदाजा नहीं मारना है तो तुम उसको बहुत ही इज्जत के साथ उसका कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये प्राणीगण हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा, और कुछ देख लो कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई है कहीं पर भी। 10 की पावर 1 था, ऊपर जाके 10 की पावर -4 हो गया। चलो ठीक है, यहाँ से a माइनस 0.3 आ गया। a अब आपको कैलकुलेट करना है, तो ये वाली चीज़ क्या लिखी जा सकती है, 0. अरे बाप रे, 1 2 3 4 और ये 4 8 और ये प्लस में 0.3, ये तो बहुत ही बड़ा कांड मच गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐड करके देख लो कितना होता है। अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये वाली चीज़ आ जानी है 0, अच्छा नॉट 0, यहाँ पे 0.30048, ये आ गया आपके पास इनिशियल मोल्स। ख़त्म। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर की है, क्योंकि 10 की पावर -4 ऑक्टेन हुआ है हमें, जो कि एक बहुत ही मतलब छोटा नंबर हो गया, काफ़ी छोटा नंबर हो गया। तो इतना छोटा नंबर तो देखो यार यूजुअली आंसर वगैरह में आता नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई पावर में झोल तो नहीं किया है, देख लो। दिख तो नहीं रहा है, अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम करेक्शन कर लेना, ठीक है, मुझे भी बता देना। वैसे ये आ गए हमारे पास इनिशियल मोल्स। खत्म। इतने इनिशियल मोल्स स्टार्टिंग में PCl5 के लिए गए होंगे। अब अगर क्वेश्चन में तुमसे इनिशियल मोल्स की जगह ये पूछा जाए हाउ मच PCl5 वॉज इनिशियली टेकन, मतलब वो तुमसे बेसिकली PCl5 ग्राम में कितना लिया गया होगा वो ये पूछना चाह रहा है। तो फिर जो भी PCl5 का मॉलिक्यूलर मास होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो मैंने किया ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका था। तुम्हें नहीं लगता जिस ट्रेडिशनल तरीके से हमने अभी तक काम सीखा है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं। अब देखो इसमें इसी सवाल को अटेम्प्ट करने की एक और तरीका होता है, जिससे आई थिंक इससे भी कम समय में आप इस आंसर को क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। हमने क्या किया, इनिशियल मोल्स अज्यूम किए, फिर इक्विलिब्रियम पे जो डिसोशिएट हो रहा है वो अज्यूम किया। मतलब इनडायरेक्टली मेरे ऊपर वाले तरीके में 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए थे। अब मुझे अगर 2 वेरिएबल में काम ही नहीं करना है तो एक काम करते हैं, हम जो वो एट t=0 वाली जो फेस होती है ना उसको गायब कर देते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि t=0 वाली फेस गायब करके काम करना है कि जाओ मेथड नंबर 2 कब लगानी, मतलब पता कैसे चलेगा कि मेथड नंबर 2 लगाएं कि नहीं लगाएं। तो आपको गिवन डेटा बताएगा कि मेथड नंबर 2 लगा सकते हैं। जब भी गिवन डेटा में आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई हो, देखो दी हुई है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 x = 0.3 दी हुई है ना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, मोल्स बराबर दिए हुए हैं, तो आप ये डायरेक्ट मेथड नंबर 2 वाला तरीका यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट मेथड नंबर 2 कहती है कि Cl2 के मोल्स इक्विलिब्रियम पे 0.30 है, ठीक है, कितने 0.30। तो एट इक्विलिब्रियम Cl2 के मोल्स कितने हैं बोलो, 0.3। एक्स अज्यूम करने की झंझट नहीं है। PCl3 के भी कितने होंगे, 0.3। PCl5 के कितने होंगे, तुम बोलोगे a-x। अरे a तुमको नहीं पता, बराबर है x तुमको पता है। अच्छा a नहीं पता, x तुम्हें नहीं पता। अच्छा a-x को एक काम करो, ये 2 वेरिएबल ना लेते हुए एक काम करते हैं, इसको हम y अज्यूम कर लेते हैं। तो यानी कि इक्विलिब्रियम पे PCl5 के कितने मोल्स हैं, y मोल्स हैं, बराबर। अच्छा अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो इक्विलिब्रियम पे फिर PCl5 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, y/2, और ये हो जाएगी 0.15 0.15। अब तुम लिखो Kc का एक्सप्रेशन, तो Kc क्या होगा, 930 = 15 का स्क्वायर 225 और 10 की पावर कितना आएगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 यानी कि 10 की पावर -4 आ गया, ये है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, y/2 का होल स्क्वायर, हाँ यानी कि y²/2 यानी कि इंटू 4, तो ये इंटू 4 चढ़ गया ऊपर। अब यहाँ से तुम y की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब y की वैल्यू अगर तुम्हें पता चल गई, चलो निकाल ही लेते हैं आखिर y की वैल्यू आती कितनी है। y² कैसे आ गया मेरे पास, अच्छे एक मिनट रुको, एक घिनौनी हरकत की मैंने, यहाँ तो सिर्फ y होगा ना, y² कहाँ से ले आई मैं, y इंटू यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो अब यहाँ से y निकाल लो, कितना हो जाना है y, 225 × 2 यानी कि आ गया 450। वही देखो सेम चीज आई है, 450 × 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 930,
इजीली नहीं पहुंच गए हम उसी पॉइंट तक। ये देखो ये कट गया। अच्छा 45 और y कितना आ गया 45/9, एक मिनट हाँ 45/93। ऊपर मैंने कितना अज्यूम किया था इसको 0.5 से कम 0.48 बराबर, और 10 की पावर -4 ये आ गई y की वैल्यू, ये आ गई y। अब y है क्या, y है क्या कि इक्विलिब्रियम पे आपके पास PCl5 के कितने मोल्स हैं। ठीक है, y क्या है कि इक्विलिब्रियम पे PCl5 के कितने मोल्स हैं, बट हमको तो पता लगाने थे इनिशियल मोल्स। तो हमने किया क्या, a माइनस एक्स को ही तो y अज्यूम किया है, a कैलकुलेट करना है। तो a क्या होगा y प्लस एक्स, y आपको निकाल के आप बैठे हो 0.0000048। अच्छा प्लस x की बारी, x क्या है जो इक्विलिब्रियम, x क्या होता है ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखो, x इसी बला का तो नाम है कि इक्विलिब्रियम पे Cl2 का कितना है, तो 0.3 खत्म ऐड करके। तो वैसे तो है ये वही चीज, बट हमने वो जो स्टेप होती है ना A00 वो स्किप कर दी और हम आगे बढ़ गए। तो जो तुम्हें नेचुरली तुम्हारे अंदर से निकले वो वाला काम करना, और ऑब्वियस है कि मेरे अंदर नेचुरली मेथड नंबर 1 निकलेगी, मेथड नंबर 2 में उतना मैं फोकस नहीं रखूंगी। चलो नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। नेक्स्ट सवाल में थोड़ा भाषा का झोल है और कुछ भी नहीं, बाकी तो सवाल इजी ही है। आपके पास एक H2 गैस थी, उस H2 गैस का इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ था 0.20 atm। चलो ठीक है, इस पास थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब से पास किया गया जिसमें कॉपर ऑक्साइड था। ऑब्वियसली रिडक्शन वहां पे होगा, कॉपर ऑक्साइड को उसने कॉपर में कन्वर्ट कर दिया और उसने खुद का ऑक्सीडेशन करा के H2 गैस किस में कन्वर्ट हो गई, H2O में। तो जो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर है तो बकवास है। तुम्हें याद होगा लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने एक्टिव मासेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम सॉलिड्स को इग्नोर करके 1 ले लेते हैं, तो उसको भूल जाओ। मतलब ओवरऑल अगर मोटा मोटी तौर पे बात करें तो रिएक्शन सिर्फ इतनी है, ये है आपकी रिएक्शन, बाकी तो कुछ है ही नहीं। CuO या फिर Cu आपके कोई काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है। इस रिएक्शन का Kp दिया है, अच्छी बात है। अब बोल रहा है, ध्यान से सुनना, फाइंड क्या करना है, ये आपको कंफ्यूज किया कर सकता है। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इन द गैस लीविंग द ट्यूब। मतलब देखो, अगर आपके पास एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब में कॉपर ऑक्साइड भर के रखा हुआ था। जब इस ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोजन गैस की एंट्री करवा रहे थे, उस वक्त गैस का प्रेशर 0.20 था। अब ऑब्वियस है कि इसके अंदर जो कॉपर ऑक्साइड है, उस कॉपर ऑक्साइड ने उस H2 गैस को यूज किया होगा, तो H2 गैस तो कम हो गई क्वांटिटी में। फिर जो बची हुई H2 गैस है वो इसके अदर एंड से लीव कर रही है। अब ये जो H2 गैस उस पाइप के अदर एंड से लीव कर रही है, इसका प्रेशर कितना है आपको ये पूछा जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरी प्रोसेस में कितने प्रेशर की H2 गैस का इस्तेमाल हो गया। समझ रहे हो, अगर मैं कहूंगी सिर्फ 0.18 का इस्तेमाल हुआ तो तुम बोलोगे कि बाहर निकलने वाली 0.02 बची हुई। समझ रहे हो, इस तरीके से। तो पहले अपन जैसे नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस के साथ काम करते हैं, वैसे ही करते हैं। तो H2 इक्विलिब्रियम में है H2O के साथ। जब T = 0 था तब आपके पास H2 0.2 atm थी, और ऑब्वियस है कि उस वक्त H2O तो रहा नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे जाते जाते, ठीक है, आपके 0.2 में से कुछ प्रेशर अमाउंट ऑफ गैस का रिड्यूस हो गया और वो प्रेशर अब H2O में क्रिएट हो गया, बराबर। अब खत्म कहानी। इसी इक्वेशन का Kp क्या होगा, इस इक्वेशन का Kp होगा प्रेशर ऑफ H2O अपॉन में प्रेशर ऑफ H2। अब प्रेशर ऑफ Kp दिया कितना है क्वेश्चन में, 1.6 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर 9। प्रेशर ऑफ H2O P दिया है, ये कितना दिया है 0.2 माइनस P दिया है। सादी सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर लेते हैं और वहां से P की वैल्यू को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस चीज को मैं लिख देती हूँ 16 इंटू 10 की पावर 8 ब्रैकेट में 0.2 माइनस में P = P, बराबर। 16 इंटू 0.2 यानी कि 3.2 और 3.2 यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 32 इंटू 10 की पावर 7, माइनस में इसको लिख सकते हैं 16P और 10 की पावर में 8, ठीक है, = P। अब अगर 32 इंटू 10 की पावर 7 इक्वल टू, ये माइनस वहां चला गया तो ये कितना हो जाएगा 16P
इंटू में 10 की पावर 8 और यहाँ पे आपका प्लस p। अब क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा p कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 8 प्लस में 1 और ये p आ गया कॉमन। ठीक है, 32 इंटू 10 की पावर 7 ये आ गया। अब गधे समान 16 और 1 को ऐड करके 17 मत कर देना, है ना, ऐड नहीं हो सकते, ध्यान रखना। तो अब क्या करते हैं, एक काम करो, पावर को निकाल लो कॉमन। 10 की पावर 8 अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 16 इंटू में 10 की पावर 8 तो बाहर चला गया, प्लस 10 की 1 इंटू 10 की पावर -8। उम्मीद करती हूँ ये कैलकुलेशन जारी होगी दिमाग में। 32 इंटू 10 की पावर 7 ये गया, तो ये हो गया 32, ये इसके साथ चला गया, इक्वल टू यहाँ पे 10 16। अब सोचो ये 10 की पावर -8 कितनी छोटी क्वांटिटी है। इतनी छोटी क्वांटिटी को अगर तुम 16 में ऐड भी कर लेते हो तो क्या मतलब है। तो इस पूरी क्वांटिटी को मैंने उठा के कर दिया इग्नोर। तो ऐसे में अब ये पूरी क्वांटिटी इग्नोर हुई, सिर्फ 10 की पावर -8 इग्नोर नहीं हुआ, तो आपके पास 16p बच गया बराबर। अच्छा, तो इस हिसाब से 32 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 16 इंटू 10p बराबर। तो ये 16 1 जा 16 2 जा 2 1 जा ये 2 5 जा, यानी कि p की वैल्यू आ गई 0.2। इसका मतलब क्या कि इक्विलिब्रियम पे हम बोल रहे थे कि p जाएगा, ठीक है। तो 0.2 पहले से H2 का प्रेशर था, ठीक है, पहले अंदर जाने वाली गैस का प्रेशर 0.2 था और अंदर जाने के बाद 0.2 में से p गया, तो p तो खुद 0.2 निकल के आ गया, मतलब जितनी H2 अंदर गई वो पूरी की पूरी यूज हो गई। तो इसका मतलब जो गैस बाहर निकल रही है उसमें तो H2 है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0 ATM। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0 ATM। कैसे इसका आंसर 0 ATM आया, क्योंकि पूरी की पूरी 0.2 की जो गैस थी वो क्या हो गई, यूज हो गई। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये तो बहुत ही इजी है, तुम्हें लगेगा कि सारे इजी सवाल तो आप कराते हो, लेकिन जब देते हो तो कठिन वाले दे देते हो। देखो, मैं एक ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ सवालों को सॉल्व कर करके तुम्हें देने का। मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें सवाल दे रही हूँ आगे से और मैं खुद तुम्हें सॉल्व करके दिखा रही हूँ पीछे से। अब उसमें अब तुम्हारी अगर इतनी फूटी किस्मत है कि तुम्हारे हिस्से में कठिन सवाल आ रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा एक पॉइंट तो ज़रूर आएगा जब तुम्हारे हिस्से में भी इजी सवाल आएंगे। सॉल्व करते करते तो पहुँचेंगे हम लोग भी उस स्टेज तक। चलो, इक्वेशन HI वाली है तो बहुत ही सिंपल है। H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम में है 2 टाइम्स ऑफ HI के साथ। डेल्टा NG इस क्वेश्चन का 0 है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का KP और KC दोनों बराबर होगा, क्योंकि KC 45 दिया है, इसका मतलब KP भी 45 ही है। अच्छा, जब ये रिएक्शन शुरू हुई तो उस शुरुआत में H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम में है आपके HI के साथ। H2 के पहले से मतलब एट T इक्वल टू 0 पर आपको दिए हुए हैं 1 मोल, I2 का दिया है 2 मोल, HI का दिया है 3 मोल। 1 लीटर फ्लास्क है तो क्या टेंशन लेना। और वैसे भी जब डेल्टा NG 0 होता है तो वॉल्यूम पे तो वैसे भी रिएक्शन डिपेंड करती नहीं है। इक्विलिब्रियम पे H2 I2 और HI की क्या कंसंट्रेशन की, सबसे इजी सवाल। तो पहले तो ये बता लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे हो क्या रहा है, 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स और यहाँ पे 3 प्लस 2x बराबर। अब इस क्वेश्चन का KC लिखो, क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा 3 प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, और KC की वैल्यू कितनी दी हुई है 45। तो एक्सपैंड करके देख लेते हैं क्या आता है आंसर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये ऊपर का न्यूमरेटर एक्सपैंड हो गया, ठीक है, ये डिनोमिनेटर को एक्सपैंड कर लो और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। 45 इंटू 2 90, 90 माइनस 9 यानी कि 81, ये आ गया 81। फिर 45x स्क्वायर और 45x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर चला गया यानी कि प्लस 41x स्क्वायर। 45 इंटू में 3 ये वाली चीज़ आ गई तो 90 और उसमें 45 यानी कि 135। ठीक है, 135 में से आपको माइनस करना है किस चीज़ को, आपके 12 को। तो 135 माइनस 12 यानी कि ये हो जाएगा 123।
तो ये आ गया माइनस, नहीं रुको, माइनस माइनस प्लस करेंगे ना, यहाँ पे माइनस थोड़ी ना करेंगे, 135 में 12 ऐड होगा तो प्लस में 147 इक्वल टू 0। ये बन गई आप लोगों के पास आपकी प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बराबर, खत्म। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जैसे ही जो भी x की वैल्यू आए उस x की वैल्यू को आप वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपको इक्विलिब्रियम पे सारी कंसंट्रेशन मिल जानी है। ठीक है। अच्छा, अब कोई भी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व करने के लिए, ऑब्वियसली मेरे नहीं, इस महान क्वेश्चन को कोई भी फैक्टराइजेशन से मत ही करना, उससे मेरा सजेशन है जो तुम्हारा फॉर्मूला मेथड होता है फॉर्मूला मेथड को यूज़ करो। a की वैल्यू आ गई 41, और अच्छा मैं x कहीं खा गई हूँ, आई थिंक यहाँ है, हाँ। b की वैल्यू हो गई यहाँ पे -147, यहाँ पे माइनस आएगा, और c की वैल्यू हो गई यहाँ पे 81। फॉर्मूला मेथड यूज़ करो, यहाँ से x की वैल्यू कुछ तो निकल कर आएगी। अब जब x की वैल्यू आ गई तो उस x की वैल्यू को जब तुम यहाँ पुट करोगे तो तुम्हें इक्विलिब्रियम पर H2, I2 और HI तीनों के मोल्स कितने हैं ये पता चल जाएगा। बट किस्मत कितनी अच्छी है हमारी कि हमें 1 लीटर फ्लास्क बोला गया है, तो 1 लीटर फ्लास्क के लिए मोल्स और मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन आपकी क्या है, सेम। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H2 निकालना होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 विल बी 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1। कोई फर्क पड़ता है क्या, x जो भी आया यहाँ पे पुट करो, H2, I2, HI तीनों की इक्विलिब्रियम पे आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगी। आंसर मैं बता देती हूँ ताकि तुम टैली कर सको। H2 का आंसर मेरे पास दिया है 0.32, I2 का दिया है 1.32 और HI का दिया हुआ है 4.36। तो ये हो गया एक और पैटर्न का सवाल। बराबर, ये तो बहुत ही ईजी था, कुछ भी इसमें ऐसा कठिन नहीं थे, तीनों सवाल में अभी तक कुछ भी कठिन नहीं था। हाँ, वो जो तुम्हारे लिए एक होल से एंटर हो रही है गैस, दूसरे होल से निकल रही है, वो तुम्हारे लिए कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं नया था। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए दिया है। कई लोगों को डाउट आता है कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अरे इसमें अगर डेल्टा एन जी 0 है तो डेल्टा एन जी 0 के लिए तो Kp, Kc, Kn, Kx सब बराबर होते हैं। तो यानी कि आपको अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 50 दिया है तो सब कुछ है, कोई भी हो सकता है, वो जो तुम्हारी मर्जी ले लो। वॉल्यूम बराबर 1 लीटर दिया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब देखो, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A2 इज कनेक्टेड टू अ 2 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 2 मोल ऑफ B2। अब इसकी भाषा समझते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से है, ये आई थिंक इसके जैसा एक क्वेश्चन हमने पहले किया है जिसमें वॉल्यूम हम लोग 3 लीटर कर लेते थे। चलो कोई बात नहीं, ये देखो, ये इस तरीके से आपके पास कंटेनर, ये आपके पास इसके अंदर A2 भरी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास B2 भरा है। इनिशियली यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा के रखा है, उसके बाद आपने इस बीच के नल को हटा दिया सच दैट कि A2 और B2 दोनों डिफ्यूज होना शुरू हो गई और आपस में मिक्स हुई। मिक्स होने के बाद इस पूरे कंटेनर में इक्विलिब्रियम आया। इक्विलिब्रियम में अब यहाँ पे A2 भी है, B2 भी है, AB भी है, तीनों चीज़ें यहाँ पर है। तो जब इस तरीके का सवाल होता है तो एक चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वॉल्यूम इक्विलिब्रियम पे A2 का ना तो 1 लीटर लिया जाएगा और ना तो B2 का वॉल्यूम वहाँ पे 2 लीटर लिया जाएगा। जब बात इक्विलिब्रियम की होगी तो वॉल्यूम वहाँ पे एज अ कलेक्टिव वहाँ पे 3 लीटर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या लिया जाएगा, 3 लीटर। ये होता है वो पॉइंट जहाँ पे गलती होती है कि हम क्या करते हैं कि A2 के लिए वॉल्यूम को 1 लीटर, B2 के लिए वॉल्यूम को 2 लीटर, AB के लिए वॉल्यूम को पता नहीं तुम क्या लोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। इक्विलिब्रियम पे आपको टोटल वॉल्यूम वहाँ पे अब कितना हो जाएगा 3, क्योंकि बीच का वो नल हट चुका है जिसकी वजह से गैस पूरे कंटेनर में एक्सपैंड हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि A2 अभी किसी कोने में पड़ा हुआ है, वो पूरे कंटेनर में फैला हुआ है। फॉर दैट वॉल्यूम विल बी कंसिडर्ड एज वे हाउ मच, 3 लीटर। ये पहले तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब उसके बाद बात क्या बोल रहा है वो। अच्छा देखो, यहाँ पे भी एक उसने कंफ्यूज करने के लिए तुम्हारे तरफ गोली फेंकी। 100 डिग्री सेल्सियस में और 373 केल्विन में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। मतलब टेम्परेचर तो फिक्स रखा गया है ना। अगर टेम्परेचर फिक्स है इसका मतलब K की वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आया है। टेम्परेचर फिक्स है इसका मतलब आप जो भी लेना चाहो Kp, Kc, Kn, Kx वो अभी भी कितना है, 50 का 85 है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा था कि A2 जब रिएक्शन शुरू हुई तो A2 के कितने मोल्स थे, 1 मोल,
और B2 के आपके पास कितने मोल्स थे? 2 मोल्स। चलो ठीक है, तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। A2 प्लस B2 और इक्विलिब्रियम में है 2 टाइम्स ऑफ AB के साथ। अभी रिएक्शन शुरू हुई है, तो आपके पास A2 के कितने मोल्स हैं? 1, B2 के कितने मोल्स हैं? 2, और इसके कितने हैं? 0। ठीक है, 0 मैंने क्यों लिया? क्योंकि वो दिया नहीं है। अब इक्विलिब्रियम आते आते A2 में से कुछ मोल्स चले जाएंगे एज यूजुअल और AB के मोल्स बनेंगे। अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? हाउ मेनी, अच्छा मोल्स लिख दिया, ये मोल्स है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ AB विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, AB के कितने मोल्स बने, आपको बस ये निकालना है शांति से। तो कुछ नहीं है, ये भी ऊपर जैसा ही इजी क्वेश्चन है। अरे यार, रुको 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 रुको, हाँ ये भी AB के जैसा, मतलब ऊपर वाले के जैसा एक इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं करना था, इसमें भी कुछ नहीं करना है। बोलो KC क्या ले लेते हैं इसको? KN ले लेते हैं मोल्स के टर्म्स में। क्या हो जाएगा? 2x का होल स्क्वायर अपॉन में ये नीचे का ब्रैकेट, तो इस नीचे के ब्रैकेट और ऊपर के होल स्क्वायर दोनों को एक साथ लिख दो, ये हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे कंडीशन आ गई 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई थिंक 50 दी हुई है। कितनी? हाँ 50 दी हुई है, तो इसको उठा के यहाँ पे मैंने लिख दिया 50। अब इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक बना लो, तो क्वाड्रेटिक अगर बनाओगे तो C की वैल्यू आएगी 100, है ना, और उसके बाद A की वैल्यू आएगी 46 बराबर, कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, 50x स्क्वायर और माइनस में 4x स्क्वायर बराबर 46, और B की वैल्यू आएगी 50 इंटू 3 माइनस 150। लगे तो तुम इसे कॉमनली 2 के फैक्टर से डिवाइड करके भी कर सकते हो। अगेन फॉर्मूला मेथड यूज करो, यहां से x की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली। अब x तो कैलकुलेट कर लिया, अब x की हो सकता है आपके पास 2 वैल्यूज आपको देखने को मिले। अब एक बात याद रखना, ठीक है, कि आप किस x को रिजेक्ट करोगे। आपको आपके रिजेक्शन के रूल्स पता होने चाहिए। रिजेक्शन का रूल नंबर 1 ये है कि आपका जो x है वो कभी भी निगेटिव तो नहीं हो सकता, है ना, कैन नॉट बी निगेटिव। तो अगर कोई निगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको वैल्यू से रिजेक्ट कर देना। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपका जो भी x है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता। अरे 100% से ज्यादा कोई चीज कैसे डिसोशिएट होगी, है ना। 100% डिसोशिएशन का मतलब क्या होता है? अल्फा बराबर 1, परसेंटेज ऑफ अल्फा यानी 100 है, यानी कि अल्फा बराबर 1, जैसे प्रोबेबिलिटी अगर 1 है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% है। तो x ना तो कभी निगेटिव हो सकता है प्रोबेबिलिटी के जैसे, ना ही कभी वो ग्रेटर से 1 से ग्रेटर हो सकता है। तो जो x की वैल्यू के जो रूल होते हैं, x की जो रेंज होती है, ठीक है, वो रेंज क्या होती है? वो 1 से छोटा रहता है और आप लोगों के 0 से बड़ा रहता है। ठीक है, ये 0 और 1 होना अलाउड है, लेकिन फिलहाल इसीलिए अलाउड नहीं है क्योंकि अगर 0 हो गया तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड गई नहीं, वो तो वैसी की वैसी पड़ी है, तो इक्विलिब्रियम कहेगा। और अगर 1 हो गया इसका मतलब इक्विलिब्रियम तोड़ दिया गया है। तो ये मैं x की रेंज बता रही हूँ, बट फॉर इक्विलिब्रियम रेंज होती है ये, बट फॉर इस पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं वैसे पहले भी। बट फॉर इक्विलिब्रियम हम लोग ये लिखते हैं, ये चीज लिखते हैं कि 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 1 रख दिया मतलब डिसोसिएशन 100% हो गया, मतलब रिएक्शन पूर्णतः फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग गई। ठीक है, बट रेंज आपको याद रखनी है ये। तो ये रिजेक्शन के ये रूल्स हैं, ये रूल्स आपको x की वैल्यूज को रिजेक्ट करने में हेल्प करेंगे। फिर जो भी x की वैल्यू आएगी, आपको पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे AB के कितने मोल्स होंगे, तो इक्विलिब्रियम पे AB के कितने मोल्स हैं? 2 टाइम्स ऑफ x। तो जो भी x की वैल्यू आएगी, मोल्स ऑफ AB अगर आपको निकालना है इक्विलिब्रियम पे, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x। तो यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। अब इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है यार, छोटा सी चीज है, निकाल लोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और महान महान क्वेश्चन पे। कल हमने जो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम किए थे, उस टॉपिक से रिलेटेड 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, और फिर और भी आगे उसी टॉपिक से रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। देखो क्या है, अच्छा ये वाला नहीं, मैंने वाले न्यूमेरिकल्स कहाँ डाल दिए, रुको ढूंढने दो, ये तो होमवर्क दिया है, ये वाला, रुको 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 रुको, हाँ ये रहा। देखो फिलहाल अभी जो मैं ये 2 थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ, ये दोनों ही आपके एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, ये भी आपकी एनसीईआरटी का है और उसके बाद वाला भी एनसीईआरटी का रहेगा। ठीक है,
मैंने सोचा पहले शुभारंभ एनसीईआरटी से किया जाए इस टॉपिक का, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं। आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है। अच्छा चलो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगले साल थर्मोडायनेमिक्स में बहुत देखने को मिलेंगे। डेल्टा जी नॉट, एफ का मतलब यहाँ पे होता है फॉर्मेशन, ठीक है, एफ का मतलब यहाँ पे होता है फॉर्मेशन। तो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन आपको NO2 का दिया हुआ है, NO का दिया हुआ है और O2 का दिया है। बताओ कैसे निकालेंगे? कुछ भी नहीं है। डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए हमारा दिमाग कैसा घूमता है कि जरूर हमने कल जो सीखा है डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा S माइनस ऑफ RT ln Q, उनसे निकाला जाएगा। ऐसा नहीं, जब आपको इस तरीके का डेटा दिया हो, ये इस प्रकार का, मतलब एक केमिकल रिएक्शन दी है, उस केमिकल रिएक्शन में जितने भी गैशियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन दिया है और पूरी रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है। ये डेल्टा जी नॉट किसका है? पूरी की पूरी रिएक्शन का है, ना तो किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का, ना तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ये पूरी की पूरी रिएक्शन का पूछ रहा है। और गिवन में आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन दिया है। तब कैसे करेंगे? कुछ नहीं, जो भी आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है उस प्रोडक्ट का जो भी डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन है प्रोडक्ट का, माइनस जो भी आपका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन है किसका? रिएक्टेंट का। खत्म बात, यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है, सिंपल सी। तो प्रोडक्ट में तो NO2 है और NO2 का ये डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन कितना दिया है? 52, तो ये आ गया 52। माइनस में रिएक्टेंट पे बात करते हैं। रिएक्टेंट में NO भी है और O2 भी है। NO का कितना दिया है? 87। हाँ, यूनिट्स पे ख्याल रखना कि सारी यूनिट्स देखो सेम होनी चाहिए। तो ये आ गया आपका 87 प्लस। अब बात आती है कि रिएक्टेंट में तो O2 भी है और O2 का कितना दिया है? 0। ठीक है, अब ये 0 क्यों आया इसकी बात हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इस पर कमेंट नहीं करते, लेकिन अगर ये 0 के बजाय कोई दूसरा नंबर होता, अब क्योंकि O2 की स्टोक्योमेट्री 1 है ना, तो सॉरी 1/2 है ना, तो 1/2 और जो भी वो नंबर होता आप उसको ऐसे सॉल्व करते। ये मैंने इसीलिए बच्चों के जैसे लिख के दिखाया, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि इस पर्टिकुलर स्टेप में स्टोक्योमेट्री का कोई यूज ही नहीं है, स्टोक्योमेट्री को इग्नोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी स्टोक्योमेट्री होती है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे पूरी रिएक्शन का निगेटिव में आ गया आपके पास आंसर -35 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आ गया आपके पास डेल्टा जी नॉट। तो पहला जो पार्ट पूछा गया था वो पार्ट तो डन हो गया। आगे इस क्वेश्चन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, मतलब के फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 वगैरह वगैरह है 298 केल्विन। अच्छा, अब ये के कैसे कैलकुलेट करेंगे? कल की एक इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ RT ln K बराबर। अगर इस इक्वेशन को ही मैं प्यार से पहले तो बेस 10 में अगर कन्वर्ट करूं तो बेस 10 में ये चीज हो जाएगी RT log बेस 10 और ये K। डेल्टा जी नॉट कितना है? -35, तो माइनस माइनस तो दोनों तरफ का उड़ गया। 35 डिवाइडेड बाय 2.303 R की वैल्यू अब क्या लेंगे? सबसे बड़ा डाउट, हमारी हाथ कैसे चलते हैं आर की वैल्यू लेने के प्रति? हमारे हाथ कैसे चलते हैं आर की वैल्यू लेने के प्रति? 0.0821। थोड़ा सा ना अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, जो कि भगवान ने अच्छी खासी दी हुई है, कि वो जो आर की वैल्यू आप लेते हो 0.0821, वो लीटर ATM मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स, मतलब बेसिकली जब यूनिट्स ये हो। अब आपके पास जो एनर्जी आपको दी हुई है वो तो जूल में है, तो जूल में आर की यूनिट क्या होती है? जूल में आर की यूनिट होती है 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यानी कि क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी जूल में है तो आर की वैल्यू ये वाली प्रयोग की जाएगी। अब इस पॉइंट पे भी लोगों से गलती होती है, आर की वैल्यू यहाँ पे बड़े मजे से वो लोग 8.314 पुट तो कर देते हैं, बस इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जो डेल्टा जी नॉट आपने निकाले हो वो किलो जूल में निकला है और जो आर पुट कर रहे हो वो जूल में पुट कर रहे हो। ये बराबर है क्या? नहीं। तो पहले उस किलो जूल वाली क्वांटिटी को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? आपकी जूल में। समझे क्यों जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं? अच्छा, टेम्परेचर तो आपको ऑलरेडी कैल्विन में दिया है, नो डाउट 298 आई थिंक दिया था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ 298, तो ये 298। अब यहाँ से ये आ जाएगा लॉग बेस 10 के। अब देखो इस चीज का कैलकुलेशन मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से जो भी log 10 k की वैल्यू आएगी, लेट से यहाँ से इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आई लेट से y, तो आप इस y को कैसे निकालोगे? आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब एंटी लॉग आप कैसे लेते हो ये आपको लॉग टेबल में सिखाया गया होगा, ठीक है, बस खत्म।
तो जो भी वैल्यू आए उस वैल्यू को आप यहाँ पे एंटी लॉग ले लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया क्या मैंने? हाँ, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, ये तो रिपीटेड है, इसको तो छोड़ दो। अच्छा, नेक्स्ट वाला मैंने लिया नहीं है, नेक्स्ट वाले की जगह ऐसा कैसे हो सकता है? लिया तो था। अरे ये कैसे हो गया? एक बार देख लेते हैं। एक हाइड्रोलिसिस और शुगर वाला क्वेश्चन मैंने लिया तो था, अच्छा मैं डालना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, उसको हम लोग बाद में कभी कर लेंगे। पहले ये जो 2 न्यूमेरिकल्स और लिए हुए हैं इन पे बातचीत कर लेते हैं। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, उस रिएक्शन का आपको केपी दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर भी भाई ने दिया है, अच्छी बात है। हीट ऑफ रिएक्शन इज -25.14 किलो कैलोरी। ध्यान देना, बातचीत अब हो गई है कैलोरी में, तो आर की वैल्यू ना तो 0.0821 रहेगी, ना तो वो 8.314 रहेगी, बराबर। ठीक है, अच्छा तो आर की वैल्यू क्या लेंगे वो उस पर भी बात कर लेते हैं, क्या लेंगे, बट फिलहाल न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। अच्छा, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस एट 500 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर पहले 400 था, अब बात कर रहा है वो क्वेश्चन में 500 टेम्परेचर की। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को बाबा ने क्या किया, आपका इंक्रीज कर दिया। अच्छा ठीक है, अब ऐसे में जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो तुम्हारे छोटे से भेजे में सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए जो हमने कल ही सीखा है। क्या? लॉग आपका जो K2/K1, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा H अपॉन में 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। बस खत्म ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से जो जो जानकारी दी है अपन पुट करते चलते हैं। कैलकुलेशन सिखाना मेरा काम नहीं है आपको, वो आप खुद कर सकते हो। अच्छा, 400 डिग्री सेल्सियस पे आपको K इतना दिया हुआ है, तो यानी कि ये K2 तो हुआ नहीं, ये तो K1 हुआ, तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। डेल्टा H आपको इस क्वेश्चन में दिया है -25.14। अब सुनो, इसमें माइनस दिया है तो तुमने माइनस पुट कर दिया। अब अगर माइनस नहीं दिया होता और क्वेश्चन में कुछ एंडो एक्सो जैसे वर्ड्स यूज हुए होते, तो अगर एंडो होता तो प्लस में रखते, एक्सो यूज हुआ तो माइनस फिर पुट करते। ठीक है, अच्छा अब आर की वैल्यू क्या लेंगे? अब बात आती है आर की वैल्यू पर। तो देखो अभी आर के ऊपर हम लोगों ने नीचे कथा सरिता पढ़ी कि आर की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए। तो आर की वैल्यू कैलोरीज में होती है 2। वैसे वो वैसे कायदे से 1.98 कुछ होती है, बट हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 2 यूज करते हैं। अच्छा 2 ले लिया। अब लेकिन यहाँ पढ़ो, यहाँ पे भी देखो किलो वर्ड यूज किया है। तो तुम एक काम करो, ये जो ऊपर की एनर्जी है इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके कैलोरी में कर दो, ताकि ये जो नीचे वाला है ये मेरा 2 में रहे तो वो सुखी रहे, क्योंकि नीचे की यूनिट कैलोरी होती है। T2 माइनस T1 कितना हो गया? 100, और T1 इंटू T2 500 इंटू 400, ये कितना हो जाएगा? अच्छा ये देखो वैसे गड़बड़ी हो रही है। टेम्परेचर शुड बी इन कैल्विन, ठीक है, टेम्परेचर शुड बी इन कैल्विन। तो ये तो मैंने ऊपर लिख दिया 100, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं नीचे 500 इंटू 400 कर रही थी वो गलत था। 500 इंटू 400 मैं नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा तो 400 की जगह फिर क्या रहेगा? 273 ऐड कर दो, तो 773 इंटू में 673, ये इस तरीके से। अब तुम्हें करनी है कैलकुलेशंस, इस कैलकुलेशन को करके आपको कैलकुलेट करना है K2। अब कैसे करेंगे कैलकुलेट, वो तुम्हारे हाथ में। कैलकुलेट करो, यहाँ से K2 की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी आएगी। अब अच्छा आ गई K2 की वैल्यू, निकाल के रखना, उससे बताना कि कितनी आई है, ठीक है। अच्छा अब मान लेते K2 की वैल्यू लेट से आ गई Y। अब इस K2 की वैल्यू से करना क्या है? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड, कितनी O2 गैस प्रोड्यूस हो रही होगी 500 डिग्री सेल्सियस पर, ये आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे में अब इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे PV इक्वल टू nRT। टेम्परेचर आपको 500 दिया है, R की वैल्यू 0.0821। अब तुम बोलोगे 2 क्यों नहीं पुट कर रहे? अरे 2 पुट करने का यूज क्या है, वॉल्यूम तो मैं लीटर में रख रही हूं ना, ठीक है। तो ये देखो वॉल्यूम कितना दिया है, 2 लीटर, ये 2 लीटर दिया है।
अब बात आता है, अगर आपको मोल्स O2 के निकालने हैं तो प्रेशर भी आपको O2 का पुट करना पड़ेगा। अब O2 का प्रेशर कितना होगा? 500 डिग्री सेल्सियस पर। बात इस पर आती है, ठीक है। O2 का प्रेशर 500 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा वो बताओ। तो देखो, ये तो सॉलिड है, इसकी वजह से तो कंटेनर में प्रेशर होगा नहीं, बराबर। ये भी सॉलिड है, इसकी वजह से तो कंटेनर में प्रेशर होगा नहीं। मतलब कंटेनर में जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ O2 की वजह से है। तो जो ये Kp होता है, अभी आपने नया वाला Kp निकाला, ये जो आप नया वाला K2 निकालोगे, ये जो नया वाला K2 निकालोगे, ये नया वाला K2 यानी Kp है। बेसिकली ये क्या है? Kp है, ठीक है। इसको लिख देते हैं Kp2, इसको लिख देते हैं Kp2 Kp1। ये नया वाला Kp2 क्या है? Kp है। अभी जो नया वाला Kp है ये क्या है? एक तरीके से प्रेशर है। तो आप ये कह सकते हो कि दिस Kp2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2। अब अगर किसी को ये हजम नहीं हुआ है तो यार मैं क्या बोलूँ, Kp का एक्सप्रेशन लिखा है, बाकी दोनों सॉलिड है तो उनको थोड़ी ना लूंगी। तो इससे मुझे प्रेशर ऑफ O2 मिल गया, यहाँ पुट कर दो और फिर आगे आपके पास मोल्स ऑफ O2 ऐसे। अब यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा गंदगी मचेगी इस Kp2 को कैलकुलेट करने में। इस प्रकार के सवाल मेंस वगैरह में नहीं पूछे जाते। हाँ, अगर पूछे जाएंगे या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में तो ऐसी वैल्यूज दी जाएंगी जो बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो, ऐसी गंदी एंटी लॉग वगैरह की वैल्यूज नहीं यूजुअली, ठीक है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद उन लोगों का मेन फोकस ये होगा कि तुम क्या ये चीज सोच पाते हो, क्या ये चीज सोच पाने के बाद यहां कूद पाते हो क्या, ये वाली चीज, ये ऐसा। तो याद रखना, अगर किसी भी गैस, पहले तो इक्वेशन को देख लिया करो हमेशा। सॉलिड वाले लोगों को पहले काट के फेंक दिया करो, सॉलिड अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही गैस बचा, तो ये तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स करोगे तभी तो सीखोगे चीज़ों को। तुमने भी तो अभी पहली बार ही कलम रखा है 11th क्लास में, कौन सा 50 बार 11th क्लास पढ़ के बैठे हो कि सब तुम्हें तो आना चाहिए पहले से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले से तो चीज़ें बनेंगी नहीं, धीरे धीरे सीख रहे हो, धीरे धीरे बना रहे हो सवाल। नेक्स्ट में आ जाओ। एक इक्वेशन दी हुई है, 1 mole of NO2 is placed in a vessel and allowed to come to a equilibrium at a total pressure of 1 atm। अच्छा चलो ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ये बताती है, अरे यार ये वही गंदगी, 700 केल्विन पर ये चीज इतनी दी हुई थी, 800 केल्विन पे इतनी दी गई थी, आपको Kp बताना है, इस पे भी इस पे भी। अरे बाप रे, हे राम। पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। NO2 इक्विलिब्रियम में है NO प्लस आपके हाफ O2 के साथ, बराबर। आपके पास NO2 का इनिशियली 1 मोल दिया है, उस वक्त इन दोनों के मोल 0 होंगे। इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये आप लोगों के पास ये होगा x, ये होगा x और ये होगा x/2, बराबर। ये मोल्स है। अच्छा ठीक है। अब क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में Kp की बात की जा रही है तो मुझे Kp के लिए मोल फ्रैक्शन चाहिए, और मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे इक्विलिब्रियम के टोटल मोल्स चाहिए। तो इक्विलिब्रियम के टोटल मोल्स होंगे 1 + x/2, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ x + 2/2, बराबर। ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पे उसके टोटल मोल्स आ गए। अच्छा, अब उसके बाद आपसे बोला जा रहा है क्या कैलकुलेट करना है, Kp। रुको, तो Kp के लिए आपको चाहिए प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर्स, है ना। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर्स कितने हैं, प्रेशर क्या है इक्विलिब्रियम पे, तो कैसे लिखोगे, NO2 का मोल फ्रैक्शन। तो वो क्या हो जाएगा, NO2 का मोल फ्रैक्शन 1 - x, जिसे मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ 1 - x अपॉन में 2 + x, बराबर। अच्छा, इनटू में टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर हम लोगों ने मान लिया PT। वैसे ही आपके NO का कितना हो जाएगा, NO में x यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन में x + 2 और ये टोटल प्रेशर PT। यहाँ पे ये कितना हो जाना है, अच्छा यहाँ पे x/2 और 2, ये 2 कट जाएगा, x अपॉन x + 2 और टोटल प्रेशर PT। ये आ गया आपके पास, ये आ गई पूरी चीज, ठीक है। ये प्रेशर की सारी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे गिवन पढ़ो, NO और NO2 के प्रेशर का रेशियो आपको दिया हुआ है 0.872, यानी कि इन दोनों का जब आप रेशियो लोगे तो वो 0.872 आपको 700 केल्विन पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एक बार रेशियो लेके काम कर लेते हैं, हो सकता है वहां से कुछ मिल रहा हो, इक्वेशन वगैरह, है ना।
तो जब रेशियो आपने लिया किस चीज का, प्रेशर ऑफ, एक मिनट, प्रेशर ऑफ NO डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ NO2, तो प्रेशर ऑफ NO कितना है और प्रेशर ऑफ NO2 कितना है, 2 1 माइनस एक्स PT अपॉन में x+2 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ x PT अपॉन में x+2, x+2 गया, PT गया, 2 और 2 गया, और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 0.872 अपॉन में 1 माइनस एक्स बाय एक्स। तो यहाँ से 0.872x, ठीक है, प्लस x इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.872, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितनी आती है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट क्या था, 1.872 था आई थिंक, हाँ 872, तो 0.5 अप्रॉक्स लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 0.5। देख लेना कोई कैलकुलेशन एरर ना कर दी हो मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि शायद कैलकुलेशन एरर हुई है। तो ये जो भी है, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास 0.5, चेक कर लेना, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे से कोई कैलकुलेशन एरर हुई है, एक बार देख लेना। तो ये x आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको kp कैलकुलेट करना है 700 केल्विन पे। तो kp तब कैलकुलेट करोगे ना जब ये डेटा पता होगा। तो 700 केल्विन का क्या आप ये डेटा बता सकते हो, हाँ x आ चुका है 700 केल्विन वाला, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, बस खत्म, kp का फॉर्मूला लगा दो और आ गया आपका आंसर, खत्म एकदम कहानी, ये kp आ जाएगा। सिमिलरली यही सेम काम, ऐसे ही x की एक और वैल्यू तुम किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, 800 केल्विन के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली वही वैल्यू यहाँ पुट करोगे, अगेन kp आ जाएगा। अब बात आती है डेल्टा G0 की, तो डेल्टा G0 कैसे निकालेंगे, देखो अब डेल्टा G0 उसने किस टेम्परेचर पे निकालने को कहा है, बात उसकी होती है, ठीक है। तो अब ऐसे में आप ये मानकर चलो कि उसने आपको दोनों ही टेम्परेचर के लिए कहा है, तो डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस ऑफ RT, ठीक है, वो 2.303 लगा लो, मैं पीछे लगा देती हूँ उसको, ठीक है, log बेस 10 और यहाँ पे आएगा k यानी कि इस क्वेश्चन के लिए kp। अब एक बार r पुट करना, t के जगह एक बार 700 केल्विन, और kp जो उस 700 केल्विन के लिए निकालोगे वो यहाँ, तो उस 700 केल्विन के लिए डेल्टा G0 आ जाएगा। सिमिलरली आप डेल्टा G0 किसके लिए निकाल लो, फिर 800 केल्विन के लिए भी, बस खत्म। तो ये वो क्वेश्चन थे जो हम लोगों को आज हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम के नाम पे उसको डिस्कस किया। अब आगे हम लोग बातचीत करते हैं क्या कहते हैं उन डाउट्स को जो तुम लोगों का पहला पेपर हुआ था, उस पहले पेपर में जो तुम लोगों ने डाउट्स पूछे थे, ठीक है। कहाँ चला गया, 2 मिनट, ऐसा लगता है सारे डाउट्स श्रेयन बाबू ने ही पूछे, बाकी तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, श्रेयन पूरे तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम एक्सीड हो रहा है, काफ़ी लेट नाइट हो चुका है, जितना कर सके उतना, या देख लेंगे, हो सकता है पूरा भी। क्वेश्चन तुम सभी लोगों को पता है, और अगर नहीं पता होगा तो उस क्वेश्चन पेपर का PDF मैं सेंड कर दूंगी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो तुम्हारे इसमें अभी फिलहाल विजिबल होगा, तुम्हारे इसमें वो दिखा रहा होगा यू हैव अटेम्प्टेड दिस पेपर एक्सेट्रा, तुम्हारा मैं उसका PDF कर दूंगी ताकि तुम उसको देख सको। तो क्वेश्चन नंबर 8 में श्रेयन को डाउट है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ये कब का पूछ रहा है लड़का, N2O4 डिसोशिएट्स इनटू, 2 मिनट श्रेयन, तुम्हारा डाउट कब का है, अच्छा मैंने तो आज के पेपर का देखने लगी थी, ठीक है। फर्स्ट पेपर में ज़्यादा डाउट्स है नहीं, पहले है क्वेश्चन नंबर 34 में उसको डाउट, 34 किधर है किधर है किधर है किधर है, हाँ मिल गया, 34 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक रिएक्शन दिया हुआ है AB3 इक्विलिब्रियम में है A+B2, अच्छा ठीक है, और द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तुम्हें इक्विलिब्रियम पर AB3 की कंसंट्रेशन दी हुई है 2 मोल पर लीटर, A की कंसंट्रेशन दी हुई है 3 मोल पर लीटर और इसकी दी हुई है 2।
व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस क्वेश्चन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा है। इसमें क्या दिक्कत हो गई, ये तो मतलब आई डोंट थिंक ये पूछने लायक सवाल है। देख लेते हैं, अगर कहीं हुआ होगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सारा कैलकुलेशन एरर हुई होगी। कंसेप्चुअल तो देखो इसमें कुछ है नहीं करने लायक, अगर होता तो आई डोंट थिंक कि, चलो देख लेते हैं सवाल को कैसे निकलोगे। पहले तो रिएक्शन आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से तुमने अगर कहीं गलत किया होगा तो बैलेंसिंग नहीं की होगी शायद, है ना, जहां तक मुझे लगता है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट बैलेंसिंग निकालते हैं एक बार, विदाउट। तो विदाउट बैलेंसिंग अगर आप निकालोगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 2, 2 और 2 कट गया, सो तुम्हारा आंसर आया होगा 3। और तुमने लिखा है आंसर C3, तो तुम्हारा इसीलिए गलत हुआ है क्योंकि तुमने बैलेंसिंग नहीं की है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है ना, तुम्हें पहले इसकी बैलेंसिंग करनी चाहिए थी। इसकी बैलेंसिंग बताओ कैसी होगी। 2 टाइम्स ऑफ AB3 इक्विलिब्रियम में है 2 टाइम्स ऑफ A और प्लस 3 टाइम्स ऑफ B2। अब लगाओ इसमें तो कितना आ जाएगा, B2 आपका 3 टाइम्स यानी कि 2 का क्यूब 8, A का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और AB3 का भी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4 2 जा 9 2 जा 18। तो 18 तो एक भी ऑप्शन में नहीं दिया था, इसीलिए इसका आएगा आंसर नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 34 में सिर्फ और सिर्फ आपसे ये गलती हुई है कि आप लोगों ने बैलेंसिंग किए बिना ही उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया। सोचो, इतने कठिन कठिन सवाल हम ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतने इजी पार्ट में अगर तुमने पेपर में अंडा दे दिया तो कैसा लगेगा फिर। तो क्वेश्चन नंबर 34 जिनका भी गलत हुआ है वो लोग थोड़ा ध्यान दें कि वो गलत हुआ है इस संदर्भ में। अच्छा, ये मैंने कहाँ सॉल्व करना शुरू कर दिया, हम तो लास्ट पेज में डिस्कशन करने वाले थे, यहाँ से करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट डाउट है उसका क्वेश्चन नंबर 16। मैं फर्स्ट पेपर का डिस्कशन कर रही हूँ आज का, आई थिंक थर्ड पेपर था ना, थर्ड पेपर का डिस्कशन नहीं कर रही हूँ मैं, फर्स्ट पेपर का कर रही हूँ। तो 16 नंबर में क्वेश्चन बोला है व्हेन कहाँ है, फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन विच द फॉरवर्ड रिएक्शन गोज ऑन टू मच लेसर एक्सटेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 का जो तुम्हारा डाउट है ना, वो कल का तुम थर्मोडायनेमिक्स वाला वीडियो देखो, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये वाला वीडियो देखो। इस वीडियो को देखने पे वहां पे ग्राफ ड्रॉ किए हैं, उन ग्राफ्स के नीचे ये वाली चीज ऑलरेडी बताई गई हुई है, ठीक है। तो वो जब तुम देखोगे तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 16 जो डाउट है वो आई थिंक क्लियर हो जाएगा, तो वो डाउट रहेगा ही नहीं। अच्छा, और उसके अलावा फिर तुम्हारा पेपर नंबर 1 में और कोई डाउट नहीं है, फिर आई थिंक नहीं और है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 भी भेजा है तुमने, क्वेश्चन नंबर 13 तुमने अनअटेम्प्टेड रखा है, देख लेते हैं क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक रिएक्शन दी हुई है, एक मिनट, ये कौन सा पेपर है, केमिकल इक्विलिब्रियम 1 ही तो लिखा है, ठीक है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है, ए से लेकर बी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का उसका रेट है K1, बैकवर्ड में आने का उसका रेट है K2। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर A एंड B इन मोल्स पर लीटर एंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आर इतना इतना। अच्छा, ठीक है, जब आपकी रिएक्शन T इक्वल टू 0 पे थी तो उस दौरान आपके पास इस कैपिटल A की कंसंट्रेशन दी है स्मॉल a मोल्स पर लीटर। तो एक काम करो, इसमें वॉल्यूम को ना जरा 1 लीटर अज्यूम कर लो। तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर अज्यूम हो जाएगा तो T इक्वल टू 0 पे कैपिटल A के मोल्स आ जाएंगे A और कैपिटल B के भी मोल्स कितने आ जाएंगे, स्मॉल b। अब हम लोगों की आदत है कि इक्विलिब्रियम में से x गया वाली हरकत करने की, तो हमें इस बार वो हरकत करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑलरेडी A माइनस एक्स दी है, वॉल्यूम आप 1 लीटर मान रहे हो, तो इक्विलिब्रियम के मोल्स भी आपके हाथों पे आ गए, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम के मोल्स आपके हाथों में आ गए। अब बोल रहा है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ K1 K2 A एंड B, मतलब आपको x कितना होगा ये बताना है, बट x का जो एक्सप्रेशन है वो K1 K2 A B के टर्म्स में आना चाहिए। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, K लिखते हैं, इस रिएक्शन का K क्या होगा। तो रिएक्शन को तो बैलेंस करने की कोई झंझट ही नहीं है, तो ये हो जाएगा B प्लस एक्स अपॉन में A माइनस एक्स। अब देखो ये K क्या है, ये पूरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है।
जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ाई करना शुरू किया था तो उस दौरान जब कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह शायद तुम्हें लिखवा के दी गई होंगी, तो उस वक्त तुम्हें बताया होगा ना के किसी रिएक्शन का के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड एक रेशो होता है, बराबर। यानी कि इस के की जगह मैं के फॉरवर्ड यानी कि k1 और के बैकवर्ड यानी कि k2 पुट कर सकती हूँ, तो ये आ जाएगा b प्लस एक्स और यहाँ आ जाएगा a माइनस एक्स। अब मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत है, तो ये हो जाएगा k1a माइनस k1x इक्वल टू k2b प्लस k2x। ठीक है, तो k1a माइनस k2b इक्वल टू k2 प्लस k1, ठीक है, ये x। तो x की वैल्यू आ जाएगी k1a माइनस k2b अपॉन में k1 प्लस k2। आई थिंक इसमें तुमसे एक ही जगह गड़बड़ हो रही होगी, ये वाले पार्ट पे। ये वाला पार्ट अगर किसी को नहीं पता है तो वो एक इंसान यहाँ पे डूबा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो भी था कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है वो देखना है। तो k1a माइनस k2b k1 प्लस k2 ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से जो पहला टेस्ट हुआ था केमिकल इक्विलिब्रियम का वो पूरी तरीके से डिस्कस किया जा चुका है। जो डाउट्स हमने ग्रुप पे शेयर किए थे उसका, अब जिसने शेयर ही नहीं किया है उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और मैंने एकदम स्ट्रिक्टली कहा था कि ग्रुप में बोलोगे, पर्सनल मैसेजेस नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कई बार मैं नहीं ओपन करती हूँ लेकिन ग्रुप में हमेशा ओपन करती हूँ। अच्छा, अब उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम का जो सेकेंड टेस्ट पेपर लिया गया उसके भी डाउट्स तुमने भेजे हैं, बट उसके डाउट्स हम लोग कल का जो वीडियो आएगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया उसमें डिस्कशन करेंगे, या फिर हो सकता है मैं परसों के दिन करूं जिस दिन मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का अगेन प्रैक्टिस प्रॉब्लम बना रही हूँ, जो भी हो, बट नेक्स्ट डे। और आज जो टेस्ट हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम का थर्ड पार्ट, उसके मार्क्स तो देखो मैंने देखे नहीं है तुम्हारे, बट उम्मीद करती हूँ वो अच्छा ही गया हो क्योंकि ईजी पार्ट था, ठीक है। और बाकी श्रेयन ने और भी कुछ बहुत सारे मेरे को मैसेजेस करके रखे हैं, बाप रे बाप। पढ़ना पड़ेगा श्रेयन, एक दिन फुर्सत निकाल के तुम्हारे सारे मैसेजेस को। चलो ठीक है, इनकेस अगर किसी का और भी कोई डाउट है पेपर नंबर 2 से तो वो उसको ग्रुप में डाल दे। कल जब हम लोग पेपर नंबर 2 के डिस्कशन करेंगे तो वो वहाँ पे रहना चाहिए अगर तुम्हारा डाउट एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है।